हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए आज हम लोग फिर से नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर पढ़ते हैं। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और आज हमें इसका फर्स्ट पार्ट जो है बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक ये पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। Germany, a powerful empire in the early of the 20th century, fought the First World War 1914 to 1918 along the Austrian Empire and against the Allies England, France and Russia. जर्मनी की जो कि एक उस समय बहुत ही पावरफुल बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था। ये बात 20वीं शताब्दी की शुरुआत की है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था और इसमें ऑस्ट्रियन एम्पायर और जर्मनी एक तरफ थे और अलाइज यानी इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया एक तरफ थे। All joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory. और सबने इस युद्ध में भाग इसलिए लिया था कि उनको ये उम्मीद थी कि बहुत बहुत जोश खरोश के साथ उन्होंने भाग लिया था। ये उम्मीद थी कि उनको कुछ मिलेगा और जब जीत हासिल होगी। Little they did realize that the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. और लेकिन तब उन्होंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि ये वॉर जो है युद्ध इतना लंबा चलेगा और इसके कारण क्या हुआ था, यूरोप की सारी जो रिसोर्स थी यानी जो पैसा खजाना था सब खत्म हो गया था। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। शुरुआत में जर्मनी को सफलता मिली थी क्योंकि उसने धीरे धीरे करके युद्ध में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा जमा लिया था। However, the Allies strengthened by US entry in 1917, one defeating Germany and the Central Power in November 1918. लेकिन इस दौरान क्या हुआ, अलाइज का साथ देने के लिए यूएस आ गया 1917 में और इससे क्या हुआ, अलाइज की सेना ताकतवर हो गई और उसने जीत लिया युद्ध को, जर्मनी को और सेंट्रल पावर को हराकर नवंबर 1918 में। The defeat of Imperial Germany and the abdication of the emperor gave an opportunity to the parliamentary parties to recast German polity. और जब राजा का साम्राज्य ख़त्म हो गया, वो गद्दी से हटे, तो जर्मनी को ये ताकत मिल गई, ये मौका मिल गया कि वो है सो एक पार्लियामेंट्री पार्टी वाली सरकार बना रहे। राजनीति वहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी वाली शुरू हो जाए। पार्लियामेंट्री पार्टी मतलब आप समझते ही होंगे, जब पार्लियामेंट के द्वारा जब देश को चलाया जाता है और इसमें क्या होता है, जनता जो है क्या करती है, अपने नेताओं को चुनती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ थी उनको मौका मिल गया इस चीज़ का कि चलो अब राजा तो हट गया है, तो अब हम क्या करें, जर्मनी के राजनीति पर कब्जा जमाते हैं और पार्लियामेंट्री सरकार बनाते हैं। द नेशनल असेंबली मेट एट वीमर। और यहाँ पर फिर क्या हुआ, नेशनल असेंबली की एक मीटिंग हुई वीमर एक जगह का नाम है, वहाँ हुई। एस्टैब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ फेडरल स्ट्रक्चर वाला एक डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक संविधान जो होता है वो बनाया गया। डिप्टीज़ वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट। और जर्मन पार्लियामेंट को चलाने के लिए कई डिप्टीज़ चुने गए, जिसको जर्मन पार्लियामेंट को रिश्टैग भी कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वीमेन। और इसमें क्या था, वोट की गई थी इक्वल, बराबर, और सभी को वोट डालने का अधिकार था, जितने एडल्ट थे, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सबको वोट डालने का अधिकार था। दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय own people, largely because of the term it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. लेकिन ये जो रिपब्लिक बना जर्मनी में, यह ज़्यादा सफल नहीं हुआ क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोगों ने ही इसका साथ
नहीं दिया, यानी जर्मन लोगों ने ही इसका साथ नहीं दिया। ऐसा इसलिए हुआ कि जब जर्मनी हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो उसके सामने रखे थे यूरोपियन कंट्रीज़ ने, उसको स्वीकार करना पड़ा था। वो क्या था? द पीस ट्रीटी एट वर्सलीज विद द एलाइज वॉज हार्श। जो शांति वार्ता संधि जो हुई थी वर्सलीज में, जो कि फ्रांस में है, वहाँ पर इन दोनों के बीच, जर्मनी और जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे जो युद्ध में शामिल हुए थे, उन सब के बीच में एक शांति वार्ता हुई, और वो बहुत ही ये थी, बहुत ही हार्श थी, बहुत ही कड़वी थी जर्मनी के लिए, ह्यूमिलिएटिंग पीस, और बहुत ही ह्यूमिलिएट करने वाली भी थी। यानी कि इस संधि वार्ता में जर्मनी का बड़ा अपमान हुआ था। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, 75% ऑफ इट्स आयरन, 26% ऑफ द कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। अब क्या हुआ? इस पीस ट्रीटी में क्या कहा गया था जो जर्मनी के लिए बहुत शर्मिंदा करने वाला था या अपमानित करने वाला था? वो ये था कि आपको याद ही है कि जब जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किया था, तो उस समय उसने क्या किया था? फ्रांस और बेल्जियम को जीत लिया था उसने, है ना। लेकिन जब युद्ध ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? जर्मनी को अपने कब्ज़े में आए हुए जो बहुत सारी कॉलोनीज़ थी उसको छोड़ना पड़ा, 1/10 पॉपुलेशन छोड़ना पड़ा, 13% अपनी टेरिटरी छोड़नी पड़ी, 75% आयरन जिस पर कब्ज़ा जमाया हुआ था जर्मनी ने उसको छोड़ना पड़ा, और 26% कोल, जो कि कोल को छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये शर्त रखी गई थी कि ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, तब हम आपको अपना स्टेट चलाने देंगे, जर्मनी चलाने देंगे। तो इन लोगों क्या हुआ कि फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया के सामने झुकना पड़ा जर्मनी को, और ये पीस ट्रीटी को स्वीकार करना पड़ा। The Allied power demilitarized Germany to weaken its power. सबसे पहले क्या किया उन्होंने? अलाइड पावर ने क्या किया? जर्मनी की मिलिट्री को कमज़ोर कर दिया ताकि उसमें ज़्यादा ताकत ही ना रहे। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, और एक वॉर गिल्ट क्लॉज जो था उसने जर्मनी को पूरे युद्ध के लिए जिम्मेवार ठहराया कि उसी ने युद्ध किया है। डैमेजेस द अलाइड कंट्री सफ़र्ड, और ये कहा कि जितनी अलाइड कंट्री को डैमेज हुआ है उस सब का जिम्मेवार जर्मनी है। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड, और जर्मनी से कहा गया कि तुमको कंपेंसेशन देना पड़ेगा जो हम सफ़र हुए हैं, जिसकी वजह से इतना खर्चा, जो हमारा पैसा बर्बाद हुआ है और जो कुछ भी बर्बादी हुई है उसके जिम्मेवार तुम हो, और इस वजह से तुम्हें क्या है 6 बिलियन पाउंड तुम्हें कंपेंसेशन के रूप में देना पड़ेगा। The Allied armies also occupied the resources-rich Rhineland for much of its 1920s. और इस भरपाई करने के लिए, अब इतना पैसा तो किसी के पास होता नहीं है, किसी देश के पास, वो भी तब जबकि युद्ध लड़ा था जर्मनी ने भी, तो इतना तो कुछ था नहीं उसके पास। तो क्या हुआ? तब अलाइड आर्मी ने क्या कहा कि भाई तो तुम्हारा रिसोर्स है ना, राइनलैंड जर्मनी में एक ऐसा इलाका है जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो कहा कि भाई ये इलाका हमारे कब्ज़े में रहेगा, और ये इलाका करीब 1920 तक अलाइड आर्मीज़ के कब्ज़े में रहा। उसकी सारी रिसोर्सेज का फ़ायदा अलाइड आर्मी और जो देश थे उनको मिला। Many German held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. और इसीलिए बहुत सारे जर्मन ये मानते हैं कि जो वीमर रिपब्लिक बना था वही जिम्मेवार है जर्मनी की हार का, और साथ ही साथ जो बेइज्जती इनकी वर्सेलीज में संधि वार्ता करने के दौरान हुई थी, वो उसका भी जिम्मेवार वीमर रिपब्लिक ही है। इफेक्ट ऑफ द वॉर, अब हम देखेंगे वॉर का असर क्या हुआ था। द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट, बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। और जो ये युद्ध हुआ उसका जो असर था वो दोनों तरह से पूरे साम्राज्य पर पड़ा था, कॉन्टिनेंटल के मानसिक मनोवैज्ञानिक रूप से भी और पैसे से भी। फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ द
of the creditors, Europe टर्न इनटू वन ऑफ द डिबेटर। एक समय ये कॉन्टिनेंट जो था सबको कर्ज देने वाला देश था, अब खुद ही वो कर्जदार बन गया था इस युद्ध के बाद। क्योंकि आपको पता ही है जब युद्ध होता है तो ऐसे ही तो नहीं होता। युद्ध में क्या होता है, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, टैंक और गोला बारूद सबका इस्तेमाल होता है। तो कहाँ से आएगा, मुफ्त में थोड़ा ही आता है ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ती है। अब कहाँ से खरीदोगे आप, आपके पास जो पैसा रहेगा उससे खरीदोगे। तो इसीलिए क्या था कि इनका सारा पैसा युद्ध लड़ने में ख़त्म हो गया था और अब बजाय दूसरे को कर्ज देने के वो खुद कर्जदार हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वीमर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। एक बदकिस्मत की वाली बात ये थी कि वीमर रिपब्लिक जो बिल्कुल नया नया बना ही था, उसको इस सभी पाप का जिम्मेवार माना गया जो पाप पुराने एम्पायर ने किया था, जिसका खामियाजा जर्मनी को भुगतना पड़ा था। लेकिन सारी जिम्मेवारी जो है वो वीमर रिपब्लिक के ऊपर थोप दी गई थी। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ द वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन। बेइज्जती भी महसूस करना पड़ा, वॉर गिल्ट तो हो ही गया इनके ऊपर। एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाई बीइंग फोर्स टू पे कंपेंसेशन। और पैसे के मामले में भी वो बहुत ही कमज़ोर हो गए थे क्योंकि बहुत सारा कंपेंसेशन इनको पे करना था। दोज हु सपोर्टेड द वीमर रिपब्लिक, जिन लोगों ने वीमर रिपब्लिक को पहले सपोर्ट किया था, ख़ास तौर पे सोशलाइट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, बिकम ईजी टारगेट ऑफ द अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्किल। अब क्या था, ये कंजर्वेटिव लोग जो थे वो डेमोक्रेट लोगों को, सोशलिस्ट लोगों को और कैथोलिक लोगों को, जो कि शुरू में वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, वो टारगेट बन गए। लोग उनकी आलोचना करना लोगों ने शुरू किया। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल, और उनका मजाक उड़ाया गया और उनको नवंबर क्रिमिनल का नाम दिया गया। The mindset had a major impact on the political development of the early 30s as well as we will soon see। और ये जो माइंडसेट था इसका बहुत बुरा असर पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1930s के ऊपर पड़ा, जिसको हम आगे भी देखेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी। पहले विश्व युद्ध का बहुत ही गहरा असर यूरोप के समाज पर पड़ा था एंड पॉलिटी, वहाँ के राजनीति पर भी पड़ा था। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियन। सभी सैनिकों को आम नागरिकों से ऊंचा माना जाता था। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर द मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। और जो जितने इस बात को पॉलिटिशियन जो थे और पब्लिसिस्ट लोग जो थे वो इस बात पर ज़्यादा जवाब दे रहे थे कि पुरुषों को बहुत ही एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन यानी बहुत ही ताकतवर होना चाहिए। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, और मीडिया जो थी वो ट्रेंच लाइफ कहते हैं सैनिकों की ज़िंदगी जो होती है, जो ट्रेंच होता है ना, ज़मीन खोद कर उसके अंदर उनके रहने के लिए जगह बनाई जाती है सैनिकों के रहने की, तो वो ट्रेंच लाइफ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताने लगे थे। ट्रैप विद रैट फीडिंग ऑन द कॉर्प्सेस, और ये कहा गया कि भाई वो वहाँ पर रैट फीडिंग के लिए सड़े हुए जो ये होते हैं, मृत्यु हो जाती है तो कॉर्प्स जो होता है वो रैट फीडिंग के काम आता है। दे फोर्स पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग, और वो पॉइजनस गैसेस को फेस करते हैं। जो सैनिक होते हैं दुश्मन सेना के, वो जो बम बरसाते हैं, गोलियां चलाते हैं, उसको फेस करना पड़ता है। विटनेस देयर रैंक रिड्यूस रैपिडली, और उनकी रैंक भी बहुत नीची कर दी जाती है। एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फेयर। इसलिए एक बहुत ही एग्रेसिव लड़ाकू वॉर प्रोपेगेंडा उस समय फैलाया जा रहा था ताकि देश का सम्मान हो सके, और उस समय यही बात पूरी आबादी में फैली हुई थी। वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रीव फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, और बहुत पॉपुलर इस बात जो जनता थी बहुत पॉपुलर सपोर्ट उनको मिल रखा था, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप को बढ़ावा देते हैं।
and had recently come into being. ये अभी शुरुआत ही हुई थी. Democracy was indeed a young and fragile idea, और डेमोक्रेसी को बड़ा ही कमज़ोर और अभी अभी शुरू हुआ एक बहुत ही कमज़ोर सा आइडिया माना जाता था, which could not survive the instabilities of interwar Europe. और वो ऐसे जो युद्ध के कालीन यूरोप था उसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकता था, क्योंकि तब क्या था, डेमोक्रेसी को बहुत ही कमज़ोर माना गया था. ठीक है, तो अगली बार हम पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस पढ़ेंगे, और मैं इसे प्लेलिस्ट में डाल दूँगी. आप प्लेलिस्ट से चाहे तो पूरे चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ सकते हैं. वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, और अपने व्यूज़ भी मुझे बताइए. थैंक यू वेरी मच.